हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग थिरडोफाइटा का एक जनरा जो कि फॉसिल जनरा है राइनिया के बारे में अध्ययन करते हैं। राइनिया क्लास साइलोफाइटोप्सिडा को बिलोंग करता है। ऑर्डर साइलोफाइटेल्स, फैमिली राइनिएसी एंड जनरा इज राइनिया। राइनिया की दो स्पीसीज हैं, राइनिया मेजर और राइनिया विंडवोनाई। तो राइनिया is actually fossil genera which was discovered by Kitson and Lang in 1970 from Rhynie chert bed of Devonian era, and that is situated in Aberdeenshire in Scotland. So far only two species has been discovered, Rhynia major and Rhynia denvonii. Both are preserved as complete plant in hard siliceous petrified fossils. The plant body of Rhynia was sporophytic. So जो राइनिया है वो बेसिकली 1917 में क्रिस्टन एंड लैंग ने इसको डिस्कवर किया। डेवोनियन एरा के मिडिल डेवोनियन एरा के जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर नामक एक जगह है, वहीं पे राइनी चर्ट बेड से इसको डिस्कवर किया गया, इसलिए इनका नाम राइनिया रख दिया गया है। दो ही जनरा अभी तक डिस्कवर किए गए हैं या रिकंस्ट्रक्ट किए गए हैं, और इनका जो फॉसिल प्राप्त हुआ है वो पेट्रीफाइड फॉसिल के रूप में मिला है। पेट्रीफाइड फॉसिल्स आर दोज फॉसिल्स इन विच एवरी डिटेल ऑफ द प्लांट इज प्रिजर्व। तो पेट्रीफाइड फॉसिल वो फॉसिल होते हैं जिनमें प्लांट के हर डिटेल प्रिजर्व होती है, सेलुलर स्ट्रक्चर तक उसमें प्रिजर्व हो जाते हैं। जो प्लांट बॉडी थी राइनिया की वो स्पोरोफिटिक है, 2n है। जैसा कि हम लोग ने देखा कि जो जितने भी ब्रायोफाइट्स थे उनमें प्लांट बॉडी बेसिकली गैमेटोफिटिक होती है, पर इसके केस में स्पोरोफिटिक थी। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, प्लांट्स ऑफ राइनिया वेर हर्बेसियस। Rhynia major was 50 cm height, 1.5 to 6 mm in diameter, whereas Rhynia guenvonii was only 20 cm in height and 1 to 3 mm in diameter. तो राइनिया प्लांट हर्बेसियस हर्ब लाइक स्ट्रक्चर थे। राइनिया मेजर की हाइट जो थी वो 50 सेंटीमीटर के करीब थी। 1.5 से 6 मिलीमीटर तक इनका जो स्टेम का डायमीटर है वो पाया गया। राइनिया गुएनवोनाई जो वो छोटा होता था, उसकी हाइट छोटी थी, 20 सेंटीमीटर के करीब हाइट थी, 1 से 3 मिलीमीटर डायमीटर का इसका स्टेम की गर्थ या मोटाई थी। प्लांट बॉडी वॉज डिफरेंशिएटेड इनटू सबटेरेनियन राइजोम and an abruptly turned upright photosynthetic aerial shoot. Roots were absent, but at the places rhizome was provided with tuft of unicellular rhizoids. तो प्लांट बॉडी दो तरह के इसमें सिस्टम थे, प्रोस्टेट सिस्टम और एक अपराइट सिस्टम। अपराइट सिस्टम जो ऊपर की तरफ ग्रो करता था, एरियल शूट बनाता था, फोटोसिंथेटिक होता था, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता था, और जो राइजोम था वो सरफेस पे क्रीप करता था, जो सॉइल थी उसमें समटाइम बरीड रहता था, उसी पे स्प्रेड करता था। रूट्स नहीं पाई जाती, रूट्स की जगह पे टफ्ट ऑफ राइजवाइड्स पाए जाते हैं। राइजवाइड्स जो कि एंकरेज और वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम करते थे। एरियल शूट्स वेर सिलिंड्रिकल एंड लीफलेस विद टैपरिंग डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम एंड स्टोमेटा ऑल ओवर द सरफेस। एरियल शूट जो थे वो अपराइट थे, स्ट्रेट थे, सिलिंड्रिकल थे, और लीफ नहीं पाई गई इनमें। डाइकोटोमसली ब्रांच थे। डाइकोटोमस ब्रांचिंग मतलब ऐसी ब्रांचिंग जो जैसे हम लोग की फिंगर्स दिखती हैं इस तरह से, इस तरह की अगर ब्रांचिंग दिखती है तो उसको डाइकोटोमसली ब्रांच बोलते हैं। और एरियल शूट पे स्टोमेटा पाए गए जो कि पूरे सरफेस पे फैले हुए थे। In Rhynia major, the aerial shoots were smooth, but in case of Rhynia guenvonii, many adventitious branches were present on aerial shoot as well as rhizome. These branches perhaps help in vegetative propagation. Hemispherical outgrowths were also present on this.
तो राइनिया मेजर जो था उसका शूट जो है स्मूथ था, एकदम स्मूथ। जो राइनिया गुइनवानाई प्लांट था उसमें ब्रांचिंग थी, एडवेंटिशियस ब्रांचिंग थी, जो कि एरियल शूट और राइजोम दोनों में पाई गई। और ऐसा माना जाता है कि ये जो ब्रांचेस थी ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने में हेल्प करती थी। और उसके अलावा जो राइनिया गुइनवानाई स्पीसीज थी उसमें हेमिस्फेरिकल ग्रोथ्स पाई गई प्रेजेंट थी। इसको कुछ कुछ बॉटनिस्ट ने उसको आर्चिगोनियम की तरह भी कंसीडर किया है कि दीज वेर द हेमिस्फेरिकल आउटग्रोथ्स वेर द आर्चिगोनिया बिकॉज दे हैव पिट लाइक स्ट्रक्चर बिलो देम। राइनिया मेजर राइनिया गुइनवानाई से डिफरेंट था, और डिफरेंस जो था वो ड्यू टू द लार्जर इन साइज इन ऑल पार्ट्स। बेसिकली जो राइनिया मेजर था उसके सभी पार्ट्स जो है वो राइनिया गुइनवानाई से बड़े थे। इसमें हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शंस नहीं पाए जाते थे, एडवेंटिशियस ब्रांचेज नहीं पाई जाती थी, और स्टील बड़ी थी, जाइलम फ्लोएम सभी बड़े थे, और स्पोरेंजिया और स्पोर की साइज भी राइनिया गुइनवानाई से काफ़ी बड़ी थी। दिस वॉज द डिफरेंस। अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, जो स्टेम मिला था उसका सेक्शन काट कर देखा जाए, एरियल शूट और राइजोम दोनों का, तो मोस्टली दे वेर सिमिलर इन आउट स्ट्रक्चर। जो टीएस ऑफ एरियल शूट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। तो 3 भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील में। Epidermis, it was outermost surrounding layer. It was 1 cell thick and covered by thin cuticle. In aerial shoot, it was interrupted at certain places by stomata, but stomata were absent in rhizome. तो जो आउटर कवरिंग थी, सबसे आउटर कवरिंग वो क्यूटिकल की होती है। क्यूटिकल चूंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और जो क्यूटिकल एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करती है, और ये एपिडर्मिस जो है वो सिंगल सेल थिक थी, और इसका मेन फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन का होता है, और आउटर जो एनवायरनमेंट होता है उससे इंटरेक्ट करता है। जो एरियल शूट्स थे वो उनमें जगह जगह पर स्टोमेटा पाए गए, और स्टोमेटा जो थे वो राइजोम में नहीं पाए गए। देन कॉर्टेक्स की अगर बात करें, द एपिडर्मिस वाज फॉलोड बाय कॉर्टेक्स, and it is differentiated into 2 parts, outer cortex and inner cortex. The outer cortex is 1 to 4 cell thick and thin walled and without intercellular spaces, while the inner cortex has large intercellular spaces and cells have chloroplast and was the chief photosynthetic region of the plant. The endodermis and pericycle layer were absent. तो कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स की जो सेल्स थी वो काफ़ी नज़दीक थी, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते थे, और जो इनर कॉर्टेक्स की सेल्स थी वो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा थे, और उनकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया गया। इसलिए इसको माना जाता है कि जो इनर कॉर्टेक्स की लेयर था वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता था। फोटोसिंथेसिस वहीं पे होती थी क्योंकि लीव्स इनमें पाई नहीं जाती थी, और इनमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल लेयर नहीं पाई गई। तो ये डायग्राम अगर हम लोग देखें तो ये क्यूटिकल लेयर है, सी ये डिनोट करता है, दिस इज क्यूटिकल, दिस इज हेमिस्फेरिकल बॉडी। इसके बाद ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद ये कॉर्टेक्स है, यहाँ तक आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा पाए गए, फोटोसिंथेसिस होती थी, और ये बाहर से कम्युनिकेट करते थे स्टोमेटा से। जो वैस्कुलर सिलेंडर है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्टील, वैस्कुलर सिलेंडर इज कॉल्ड एज स्टील। स्टील वाज प्रोटोस्टील एंड हैप्लोस्टील। It occupies the central position of the stem, and the xylem is basically surrounded by phloem. This is the
specialty of protostele. The xylem was made up of enrolled tracheids and there were no seed plates in phloem. तो जो स्टील या वैस्कुलर सिलेंडर है वो सेंटर में पाया गया। प्रोटो स्टील है, प्रोटो स्टील मतलब कि जाइलम बीच में होता है, उसको फ्लोएम सराउंड करता है। जो जाइलम थे उनमें जो ट्रैकेट्स थी उनकी जो थिकनिंग थी वो एनुलर थिकनिंग थी या रिंग लाइक थिकनिंग्स पाई गई, और फ्लोएम में सीड प्लेट्स नहीं पाए गए। तो सिंपल उनमें परफोरेशंस थे जिसके थ्रू वो जो भी मटेरियल था उसको कम्युनिकेट कर। इसके अलावा द फ्लोएम वाज रिप्रेजेंटेड बाय 4 to 5 लेयर ऑफ थिन वॉल्ड एलोंगेटेड सेल्स विद ऑब्लिक एंड वॉल। तो फ्लोएम जो था उसमें 4 से 5 लेयर की थिन वॉल एलोंगेटेड सेल थी जिनमें तिरछी वॉल थी और वो एक दूसरे के ऊपर लगी होती थी, जिसके थ्रू जो फूड मटेरियल है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता था। सीब सेल्स नहीं पाई गई बट सीब लाइक एरियाज पाए गए फ्लोएम में, इनमें जो कि लैटरल वॉल्स पे होते थे। देन नाउ कम टू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। The reproductive structure basically they were spore bearing plants. स्पोर फॉर्मेशन होता था एंड स्पोर जहाँ पे फॉर्म होता था उस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजिया बोलते थे। स्पोरेंजिया वेर बॉर्न singly on the apices of some aerial branches, each sporangium being oval or slightly cylindrical structure with little greater diameter than that of aerial branch on which it is developed. तो स्पोरेंजिया सिंगली मतलब कि एक ब्रांच पे एक स्पोरेंजिया डेवलप करता था एरियल ब्रांच पे, और हर स्पोरेंजिया ओवल या स्लाइटली सिलेंड्रिकल होता था, सिलेंडर लाइक होता था, और इसका डायमीटर जो मेन ब्रांच होती थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता था। They were 12 millimeter long and 1.4 millimeter breadth in Rhynia major and 4 millimeter long and 1 millimeter broad in Rhynia guingoni. तो जो स्पोरेंजिया की साइज थी वो राइनिया मेजर में काफ़ी बड़ी थी, 12 मिलीमीटर लॉन्ग और 1.4 मिलीमीटर के करीब ब्रेड थी इनकी, जबकि राइनिया जो गुइंगोनाई है उसकी साइज छोटी थी, 4 मिलीमीटर लॉन्ग और 1 मिलीमीटर ब्रॉड के करीब। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देखने पर हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटा हुआ है, तो बेसिकली इसके जो पार्ट्स दिखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन shows that it had 5 cells thick wall, outermost layer was 1 centimeter thick, 1 cell thick, and capitularized epidermis. It was followed by 3 cell thick middle layer of thin wall. तो सबसे आउटर वाली जो थी वो एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल लगी हुई होती थी, क्यूटिकल का डिपोजिशन होता था। उसके बाद 3 सेल थिक मिडिल लेयर थी, थिन वॉल्ड मिडिल लेयर थी, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको 1 सेल थिक टैप्टम है। टैप्टम का रोल नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है डेवलपिंग स्पोर को, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता था। The wall was surrounding a spacious sporangial cavity which was without columella and contained large number of spores. तो जो वॉल होती है वो एक स्पेस को सराउंड करती थी जिसको स्पोरेंजियल कैविटी बोलते हैं, उसी में स्पोर मदर सेल्स पाई जाती थी। वो स्पोर मदर सेल्स डिवाइड करके स्पोर बनाती हैं थ्रू द रिडक्शन डिवीजन। जो स्पोर की साइज है वो करीब राइनिया गुइंगोनाई की 40 माइक्रोमीटर डायमीटर की और राइनिया मेजर की करीब 65 माइक्रोमीटर की डायमीटर की पाई गई। राइनिया वॉज होमोस्पोरस इन मैनी स्पेसिमेंस। द स्पोरेंजियम कंटेन टेट्राहेड्रल टेट्रेड ऑफ स्पोर which suggests that they were formed by reduction division and the plant bearing them represented the sporophytic generation. तो होमोस्पोरस मतलब कि सभी स्पोर एक साइज के थे, और जो स्पोरेंजियम में टेट्राहेड्रल टेट्रैड्स में जो स्पोर का अरेंजमेंट था, मेयोसिस होती है, मेयोसिस के बाद 4 स्पोर बनते हैं, चारों स्पोर जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जब सेपरेट होते हैं तो उनमें ट्राइलीट मार्क आ जाता है, इस तरह से जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, तो यहाँ पे ट्राइलीट मार्क आ जाता है।
There was no special mechanism of sporangium diasis. Liberation of spore seems to have taken place by disintegration of the sporangial wall. Nothing definite about the gametophyte of Rhynia is known. तो कोई स्पेशल डेहिसेंस मैकेनिज्म या स्फुटन जो होता है, ब्रेकिंग होती है जो स्पोरेंजियल स्पोरेंजियम की, उसके बारे में कोई स्पेशल मैकेनिज्म का पता नहीं चल पाया और ये माना गया कि ये ब्रेक होने के बाद ही स्पोर्स लिबरेट होते थे और फिर जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बनाते थे। इसके गैमेटोफिटिक जनरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, बट बहुत सारे बॉटनिस्ट ये मानते हैं कि राइनिया मेजर स्पोरोफिटिक प्लांट था और राइनिया जो गिनबोनाई है वो गैमेटोफिटिक प्लांट था, क्योंकि राइनिया गिनबोनाई में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जिनको कंसीडर किया गया कि ये आर्चिगोनियम हो सकते हैं, जैसे हेमिस्फेरिकल स्पेसेस थे, उसके अलावा फोर सेल्ड स्ट्रक्चर स्टेम पे प्रेजेंट होते थे, तो उनको आर्चिगोनियम माना गया और जो राइनिया गिनबोनाई है उसको ये कंसीडर किया गया कि ये गैमेटोफिटिक प्लांट है। This was all about the life cycle of Rhynia. Thank you.